नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों की। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित तकरीबन 75,000 पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया भी निरस्त कर दी गई है। इन सबके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पंचायत चुनाव में सिर्फ SC/ST वर्ग के लिए ही आरक्षण होगा। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद सियासी महाभारत शुरू हो गई है। थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। रोज नए नए पेच फंसते जा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान फैसले से सियासी महाभारत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाकर रिजर्वेशन को खत्म करा दिया। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण ऐसे हालात बने हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति इस मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा है, मैं बड़े गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं। और ये केवल आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष तौर पर इस मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे पिछड़े वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने का जो निर्णय लिया है, वो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं उसको कारगर करने का काम कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार नए परिसीमन और नए रोटेशन में आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ली होती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। एक तरफ सियासी वार पलटवार चल रहा है तो दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील वरुण ठाकुर ने भी मध्य प्रदेश सरकार को रिजर्वेशन हटने के लिए जिम्मेदार बताया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी राज्य सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। इसमें सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि सरकार अपना पक्ष रखेगी तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये वस्तु स्थिति नहीं क्लियर कराई गई कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी को रिजर्वेशन लोकल बॉडी में दिया जा रहा है वो सिर्फ 13% है और 50% से ऊपर नहीं जा रहा है। चूंकि इस तरीके से जो डिसीजन लिया है, इसमें सरकार को फिर से सोचना चाहिए। वो ओबीसी के संदर्भ में हमारी ना तो कोई पिटीशन है ना हमारी कोई प्ली थी। ये जो आदेश हुआ है ये सरकार के संदर्भ में हुआ है और सरकार को दायित्व दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बीजेपी के जो चंद मित्र हैं, अब मैं क्या बोलूं, मित्र कहूं कि क्या कहूं, मेरे को समझ नहीं आता कि उसको तोड़ मोड़ के कहते हैं कि मिस्टर तनखा ने ये जो आरक्षण का जो स्टे आया है वो मिस्टर तनखा की पैरवी से आया। मिस्टर तनखा ने ऐसी कोई पैरवी की नहीं भाई, हम तो रोटेशन के लिए गए थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी की सीटों पर स्टे लगा दिया था। इसके पीछे की वजह आरक्षण 50% से ज्यादा होना था। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण के हिसाब से सीटें दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में भी महाराष्ट्र के आधार पर सुनवाई करते हुए ओबीसी सीटों पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार और इलेक्शन कमीशन पहले ओबीसी सीटों को जनरल में कन्वर्ट करवाए, उसके बाद नया नोटिफिकेशन जारी करके पंचायत चुनाव कराया जाए। उधर ओबीसी महासभा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। आरोप है कि राज्य सरकार ने उनका पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। साफ है, पंचायत चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान की तपिश और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आरक्षण को लेकर मचा बवाल अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। जबलपुर से कुमार इंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी पहुंचे और तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि बैठक के दौरान सदन के बेहतर संचालन को लेकर चर्चा हुई है। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि विधानसभा सत्र की अवधि बहुत कम है। इस दौरान उन्होंने सदन में ओबीसी आरक्षण और खाद्य बीज की कमी का मुद्दा उठाने की बात भी कही। तो सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक यहां बुलाई गई है। इसमें नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के अलावा तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता ने इसमें शिरकत की। चूंकि कल से शीतकालीन सत्र मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है और तमाम विषयों को उठाने की बात कमलनाथ ने कही है। विधानसभा में विपक्ष क्या कुछ मुद्दे उठाएगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खाद्य बीज के अलावा तमाम ऐसे मुद्दे, पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों को कमलनाथ ने उठाने की बात कही है। इस बैठक में गिरीश गौतम की अध्यक्षता में दोनों ही दलों के नेता शामिल हुए, पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा, कमलनाथ, सुजन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति के अलावा गोविंद सिंह समेत तमाम ऐसे बीजेपी और कांग्रेस के नेता इसमें शिरकत करने पहुंचे। चूंकि सर्वदलीय बैठक थी, तमाम दोनों दलों के नेता इसमें पहुंचे हैं और कल से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा में क्या कुछ मुद्दों को उठाया जाएगा, किन पर बातचीत होनी है, वो विषयों को लेकर बातचीत करते नजर आए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कई विषयों को लेकर इसमें बातचीत की गई। और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने क्या कुछ कहा है बैठक में, उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है, वो दोनों आपको सुनाएंगे। स्वाभाविक तौर पर बातचीत केवल सत्र के व्यवस्थित और सुचारू संचालन के संबंध में थी। कैसे चलाया जाए उसको कि हम पूरी तरह से विधायकों को अवसर दे सकें, उनकी जो जन आकांक्षाएं हैं उनकी या जन अपेक्षा है उसकी पूर्ति का एक प्लेटफॉर्म की तरह उपयोग कर सके वो, और इसमें लगभग सहमति है कि ठीक चलाया जाना चाहिए। तो उसमें दो विषय आए। सत्र बिल्कुल चलना चाहिए शांतिपूर्वक, और जो सत्ता पक्ष को इसमें पूरा समय चला जाता है, कभी उनके विधेयक होते हैं, कभी ऐसी मुद्दे लिए जाते हैं जहाँ सत्ता पक्ष के कहने पर लिए जाते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। आज बड़े जलते हुए मुद्दे हैं। हमारे पिछड़े वर्ग आरक्षण का मुद्दा है, हमारे खाद बीज का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। ये मुद्दे क्या सरकार स्वीकार करती है कि हम इसको लें? 139 में हम टेकअप करें, हम स्थगन प्रस्ताव लाएं? एक दफा क्यों नहीं होता स्थगन प्रस्ताव? हो सकता है कोई गवर्नमेंट तो गिरने वाली नहीं है, पर कार्रवाई उस प्रकार चलनी चाहिए कि सब सोचें कि उनके साथ न्याय हुआ है। भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पत्थरबाजी पर विधेयक लाने की बात कही है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश में मेघदूत योजना लागू करने के बारे में भी कहा है। क्या कुछ कहा है मिश्रा ने, वो भी आपको सुनाएंगे। सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दे भी उठेंगे, अनुपूरक बजट भी पास होगा, प्रश्नकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से आएंगे। 5 विधेयक अभी तक आ गए हैं, टेबल हुए हैं, और स्थगन और ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी चर्चा उठेगी। पत्थरबाजों पर विधेयक इस सत्र में आ रहा है, जो वसूली विधेयक है हमारा। जो लोग प्रदर्शन के दौरान में आगजनी की घटनाएं, पत्थरबाजी की घटनाएं करते हैं, उनके खिलाफ ये विधेयक है। ट्रिब्यूनल बनेगा जिसे न्याय अधिकार प्राप्त होंगे, वसूली के अधिकार प्राप्त होंगे। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से पहले भी कर चुका था कि जिस घर से पत्थर आएंगे वहीं के निकाले जाएंगे। महत्वपूर्ण योजना है ये। दुर्घटना में घायल व्यक्ति अगर कोई है तो उस घायल व्यक्ति को, जो हमारा गोल्डन आवर कहलाता है घायल व्यक्ति के लिए, प्रारंभ का 1 घंटा, उस 1 घंटे के अंदर जो व्यक्ति भी अस्पताल ले जाके पहुंचाएगा उसे 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये
योजना का पीछे उद्देश्य भी ये है कि लोगों के मन में कि अस्पताल ले जाएंगे तो गवाह बनाएंगे और इस तरह की आशंकाएं वो भी निर्मूल साबित होंगी और इस तरह का कुछ नहीं होगा और उन्हें पुरस्कार और मिलेगा। पिछले 24 घंटे में ट्वीटनाथ जी का एक शब्द भी इस ओबीसी के बारे में नहीं निकला है। अब ये इससे इनकी मानसिकता समझ में आती है। बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार ट्वीट करने वाले 24 घंटे में एक शब्द नहीं आया। दोहरा चरित्र कांग्रेस का इसी से उजागर हो गया है। वोटों की खातिर पिछड़ों की बात करने वाले और शीर्ष अदालत में पिछड़ों से घात करने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, जो अब प्रमाणित हो गया है। इनका तो वैसे भी चरित्र तभी समझ में आ गया था जब उन्होंने आदरणीय अरुण यादव जी को दरकिनार किया था। अब शीर्ष अदालत के अंदर कांग्रेस के सांसद के द्वारा पैरवी करना स्पष्ट हो गया है कि ये पिछड़ों से घात कर रहे हैं। और राजधानी भोपाल से खबर, जहां पर ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अलर्ट मोड पर सरकार है। इन सब के बीच में मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया है। हर जिले में अब कोरोना प्लानिंग रिपोर्ट कमेटी बनाई जाएगी, जिसके जरिए निजी अस्पतालों से अनुबंध जो है 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 मार्च तक अब ये कोविड का अनुबंध जो है वो बढ़ाया गया है। प्राइवेट अस्पतालों के साथ सरकार ने अनुबंध कर रखा था, उसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर को उसके लिए अधिकृत किया गया है और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अस्पतालों में कितने बिस्तरों की हम व्यवस्था कर सकते हैं, ये सुनिश्चित किया जाएगा। हमने सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में और जिला अस्पतालों में और उससे नीचे हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें भी कोरोना को लेकर पूरी तैयारी की है। और इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 लाख कीमत की 100 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पहले अंतर्राष्ट्रीय लाइन में एयर होस्टेस रह चुकी है। और इसके अलावा महिला मुंबई से एमडी ड्रग्स लेकर आती थी और बच्चों के सैनिटरी पैड्स में छिपाकर शहर में ड्रग्स सप्लाई करती थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। क्राइम ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। 10 लाख की ड्रग्स जो है वो जब्त कर ली गई है। और ग्वालियर में आरपीएफ कांस्टेबल की सूझबूझ और सतर्कता से एक यात्री की जान बच गई है। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त यात्री का पैर फिसल गया। ऐसे में कांस्टेबल ने तुरंत यात्री को प्लेटफॉर्म की ओर खींचकर उसकी जान बचा ली। बता दें कि ट्रेन से पानी पीने के लिए युवक रेलवे स्टेशन पर उतरा था। ऐसे में ट्रेन चलने लगी और यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल ने एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया। कई लोगों ने कांस्टेबल के इस कोशिश की तारीफ भी की। और इंदौर से खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी इस कार को चला रहा था। रफ्तार कार की बहुत ज्यादा थी। घटना के बाद आरोपी पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी है। पुलिसकर्मी कार को चला रहा था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी है। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। और बड़वानी के सेंधवा शहर में घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन की बारात निकली। लड़की के पिता का कहना है कि उन्होंने कभी भी लड़का लड़की में भेद नहीं किया, इसलिए उन्होंने ये पहल की है। बता दें कि दुल्हन असिस्टेंट इंजीनियर है और महाराष्ट्र से उसकी बारात आएगी। घोड़ी के साथ दुल्हन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो हाथों में तलवार लिए घोड़ी पर दुल्हन निकली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पापा ने लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं किया और जैसे लड़कों की बाना निकाला जाता है वैसे ही मेरा भी बाना निकाला। बचपन से उन्होंने ऐसे लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और मुझे लगता है सबको ऐसे ही करना चाहिए समाज में। और भोपाल में क्राइम ब्रांच ने 2 लाख के नकली नोटों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी बेरोजगारी, कर्ज और आर्थिक तंगी के चलते नकली नोट छापने का काम करते थे, लेकिन बाजार में नकली नोट को चलाने से पहले ही क्राइम ब्रांच ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के ठिकाने से नकली नोट छापने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं।
और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहडोल की। शहडोल के कई ग्रामीण इलाके आज भी विकास और सुविधाओं से कितने दूर है, इसकी एक तस्वीर सोहागपुर जनपद पंचायत में देखने को मिली, जहां सड़क नहीं होने से बीमार लोगों को खाट पर लेटाकर स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाया जा रहा है। खाट पर इलाज के लिए ले जा रहे ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सोहागपुर जनपद गीधाटोला गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर बिजली, पेयजल के अलावा तमाम समस्याएं जो हैं वो ग्रामीणों के सामने खड़ी हुई है। और अब खबर इटारसी से है, जहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक बार फिर शिकार के लिए भागते टाइगर की तस्वीर सामने आई है। एसटीआर में सैलानियों के सामने शिकार के लिए टाइगर ने दौड़ लगाई। वहीं इस वीडियो में अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया है। आपको बता दें कि करीब 2 दिन पहले ही एक्टर रणदीप हुड्डा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व घूमने आए थे, जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। और बाघों के लिए प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को इन दिनों दुर्लभ प्रजाति के जानवरों का दीदार हो रहा है। ऐसे में ही पर्यटकों ने टाइगर रिजर्व में डेजर्ट कैट को अपने कैमरे में कैद किया। डेजर्ट कैट के संबंध में जानकारों का कहना है कि रेगिस्तानी इलाके में ये रहते हैं और शिकार के लिए 5 से 6 किलोमीटर का सफर करते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले पर्यटकों को पन्ना टाइगर रिजर्व में फिशिंग कैट का भी दीदार हुआ था, जो सिर्फ मछलियों का शिकार करती हैं। और खबर इंदौर से है, जहां फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे सितारों ने अपना जलवा दिखाया। इस दौरान सारा अली खान ने अपकमिंग सॉन्ग होटल स्टाफ के साथ इस सॉन्ग पर थिरकती नजर आई। वहीं फैन से बात करते हुए सारा ने कहा कि आपके इंदौर में बहुत ठंड है। सारा और विक्की कौशल 1 महीने तक फिल्म की शूटिंग करेंगे। सारा अली खान शनिवार देर रात एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंची। बताया जा रहा है कि अन्नपूर्णा चौपाटी, क्रिश्चियन कॉलेज, गायत्री नगर, बड़ा रावला सराफा, राजवाड़ा इलाके में फिल्म की शूटिंग होगी। फिल्म में इंदौरी अंदाज में दिखने के लिए अभिनेता इंदौरी भाषा और रहन सहन भी सीख रहे हैं। और अब खबर खंडवा से है, जहां जिला जेल में बंद कैदियों के जीवन सुधार और कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए अब जेल प्रशासन ने बौद्धिक और शारीरिक गतिविधियों के कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें सारे कैदी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जेल प्रशासन द्वारा वॉलीबॉल, इमरती रेस, कैरम, भाषण तथा गीत प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया है। वहीं जेल अधीक्षक ने इन कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाएंगे। दिनों से एक स्पोर्ट्स मीट प्लान करी हुई थी, जिसके अंदर अलग अलग विधाओं में, अलग अलग खेलों में सभी बंदियों ने पार्टिसिपेट किया। 100 से ऊपर बंदी थी जिन्होंने अलग अलग विधाओं में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से लगभग 50 बंदी कैरम में थे, लगभग 20 बंदी जो है वो चेस में थे, इसके अलावा वॉलीबॉल में थे, खो खो में थे, और उसके अलावा जलेबी और कचौड़ी जैसी जो हम स्कूल में खेला करते थे उस तरीके की कुछ रेस भी हम लोगों ने इसमें ऑर्गेनाइज करी थी। आपने देखा होगा कि ये कोरोना फेज़ लगभग 2 साल से चल रहा है, तो उस समय बंदी और स्टाफ जो है बड़ी ग्लूमी कंडीशन में आ गए, मनोबल उनका टूटा सा था, तो मनोबल उनका और ना फर्दर गिरे, तो उसी को देखते हुए हम लोग ने ये इवेंट्स रखे थे यहाँ पर जो है। और दूसरा ये है कि हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी, तो जब इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहती हैं तो वो लोग अच्छा सोचते भी हैं और उनका ध्यान जो है नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ जो है कम जाता है। और कटनी के प्राइवेट अस्पताल में हंगामे की खबर सामने आई है। युवक के ऑपरेशन के बाद मौत के बाद हंगामा देखने को मिला। युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा अस्पताल में हुआ। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप भी परिजनों ने लगाया है। निजी अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। युवक के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई थी और युवक की मौत के बाद युवक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। तो कटनी से खबर है, जहां पर परिजनों का हंगामा अस्पताल में देखने को मिला। और नर्मदा नदी में 9 लोगों से भरी नाव अचानक पलट गई। हादसे में 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 लोग अभी तक लापता हैं। घटना शनिवार देर शाम की है। रविवार को दोपहर गोताखोरों ने 3 लोगों के शवों को बरामद कर लिया है और मरने वालों में एक 2 साल का मासूम है, तो वहीं एक महिला और एक युवक भी शामिल है। रायसेन के उदयपुरा के पास नर्मदा नदी में शनिवार शाम को 5 लोगों की क्षमता वाली नाव में 9 लोग बैठकर नदी को पार कर रहे थे। इस दौरान अधिक वजन होने के चलते नाव में पानी भर गया और उससे नाव पलट गई। नाव में सवार 9 लोगों में से 3 लोग डूब गए थे, जिन्हें देर रात तक रेस्क्यू कर लिया गया। और कबाड़ से जुगाड़ और फिर इस जुगाड़ से रोजगार, सुनने में थोड़ा अजीब होगा लेकिन ये सच है। खंडवा में अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोग में लाकर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है ताकि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। देखिए खंडवा में ये क्या कुछ हो रहा है, कैसे लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
कबाड़ से जुगाड़ और फिर इस जुगाड़ से रोजगार। खंडवा नगर निगम ने अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा ही एक प्रयास किया है। जिले में अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोग में लाकर अब लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। नगर निगम ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है वेस्ट से बेस्ट वस्तु। खंडवा में वेस्ट से बेस्ट वस्तु बनाकर नगर निगम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। निगम द्वारा मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों सहित गाय के गोबर को मिलाकर धूप बत्ती जैसी चीजें बनाने का काम किया जा रहा है। नगर निगम के जोन 6 के कार्यालय में ये काम चल रहा है और यहाँ महिला मंडलों को वेस्ट को मिलाकर धूप बत्ती बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। गोबर हमने लिया है, खोपरे का तेल लिया है, गाय का घी लिया है, गूगल ली है, ये सब सामग्री से हमने धूप बत्ती तैयार की है जो अब हमारी सक्सेस हो चुकी है और अब ये प्रयोग चल रहा है कि हम इसका बहुत जल्दी वो करेंगे और हम सभी मिलके इसको बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचाएंगे। नगर निगम की जोन प्रभारी श्री माली बताती हैं कि उन्होंने इंटरनेट पर वेस्ट से धूप बत्ती बनाने की विधि देखी थी। इसके बाद उन्होंने धार्मिक स्थलों में चढ़ने वाले फूलों को इकट्ठा कर इनसे कई उपयोगी वस्तु जैसे धूप बत्ती बनाने का काम शुरू किया। धूप बत्ती बनाने के लिए फूल, गाय का गोबर, कपूर, घी, नारियल तेल सहित कई अन्य चीजों का मिश्रण तैयार किया जाता है। वहीं 250 धूप बत्ती बनाने में करीब 100 रुपए का खर्च आ रहा है। उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार धूप बत्ती तैयार की जा रही है जो पूरी तरह ऑर्गेनिक है। पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए हमारे द्वारा जो मंदिरों से फूल निकलते हैं उन्हें कलेक्ट करके सुखाकर उसमें गाय का गोबर मिलाकर धूप बत्ती बनाई जा रही है। इसमें जो सामग्री लगती है उसमें गाय का घी, खोपरे का तेल, गूगल, हवन धूप, राल और गुड़, इनका उपयोग करके धूप बत्ती बनाई जा रही है जो बहुत ही सुगंधित है। वेस्ट से बेस्ट चीजें बनाकर महिलाओं को कितना आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अनुपयोगी चीजों को प्रयोग में कैसे लाया जा सकता है ये हम खंडवा नगर निगम के इस अनोखे प्रयोग से आसानी से सीख सकते हैं। खंडवा से इमरान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, बीजेपी नेताओं को 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस यहां पर आया है। विवेक तनखा ने सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को नोटिस भेज दिया है। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ओबीसी आरक्षण मामले में आरोप लगाए जाने पर यह एक्शन लिया है। तनखा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। इसके साथ ही 3 दिन में माफी मांगने की बात कही है। ये नोटिस रविवार देर शाम प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने तनखा की ओर से भेजा है। नोटिस में कहा गया कि इस आरोप से तनखा की सामाजिक छवि धूमिल हुई है। मैंने किसी ओबीसी के विरुद्ध कोई पिटीशन नहीं लगाई। मेरी पिटीशन हर वर्ग के लिए थी। मेरी पिटीशन थी आर्टिकल 243A, SC और D, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, संविधान का प्रोविजन है, उसको रोटेशन और डिटर्मिनेशन के लिए लागू करने के लिए। यह हर वर्ग की लड़ाई थी। मैंने किसी ओबीसी तो बीजेपी नेताओं ने को 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस यहां पर विवेक तनखा की ओर से भेजा गया है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह, ये 3 वो नाम हैं, 3 वो नेता हैं जिनके लिए ये नोटिस भेजा गया है। और करेंगे सुखी कुमार अंदर का कुमार, अब विवेक तनखा ने नोटिस भेज दिया मानहानि का, क्योंकि सामाजिक छवि धूमिल होने का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है। क्या कुछ स्थिति होगी आने वाले वक्त में? देखिए, जिस तरह से नोटिस भेजा गया है कहीं ना कहीं बीजेपी पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर खेलने की कोशिश कर रही थी, मध्य प्रदेश में बताने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस जो है ओबीसी की विरोधी है, उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अब कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। कह सकते हैं कि अब इस कानूनी लड़ाई का जवाब बीजेपी को कानूनी तौर से देना होगा और ये बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से घेरने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस बीजेपी विरोधी है, तो वो कैसे है।
वरना उनको 10 करोड़ का जो है मानहानि का मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। नोटिस उन्होंने इशू कर दिया है, कल तक उनको जवाब देना होगा। कल और परसों में यदि वो नहीं देते हैं माफी, इसमें शर्त रखी गई है कि यदि उन लोग अपने दुष्प्रचार के लिए बीजेपी की माफी मांग लेती है जनता से, तो वो 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा जो वापिस हो जाएगा, वरना उन्हें जो है बीजेपी को 10 करोड़ रुपए देना होगा, जिसका पैसा वो चैरिटी पे खर्च करेंगे। तो अभी कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर जो लड़ाई जमीन से लेकर कोर्ट में पहुंची थी, और कोर्ट के बाद फिर से ये लड़ाई जो है वो जमीन पर आ गई है। तो अब फिर से कानूनी पेश फंस गए, उससे सियासत शुरू हो गई है। 21 तारीख को उच्च हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होना है, और उसके पहले मानहानि का मुकदमा कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले सियासी लड़ाई तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस नोटिस का कैसे जवाब देती है, क्या सामना करती है, ये इंतजार करना होगा। जी कुमार, चूंकि अब न्यायालयीन मामला है, वैधानिक मामला है, न्यायालय के सामने मामला पहुंच गया था, उन सबके बाद में नोटिस आया है, तो ऐसे में बीजेपी को भी अब अपना जवाब न्यायालयीन तरीके से देना होगा। एक बड़ा मुसीबत जो है वो बीजेपी के सामने, उन नेताओं के सामने आ गई है जिन लोगों ने इस पर पलटवार किया था। निश्चित तौर पर बीजेपी ने जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने हिसाब से प्रचार करने की कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की कि विजय तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करा दिया है। तो अब बीजेपी को लीगल नोटिस दिया है, तो बीजेपी को समझाना होगा टेक्निकली और कानूनी रूप से भी कि आखिर कैसे विजय तनखा और कांग्रेस पार्टी जो है वो ओबीसी के आरक्षण खत्म कराया है। जबकि विजय तनखा ने कल ही, मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो बयान देते हुए उन्होंने सफाई दी थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट पर कहीं भी ओबीसी का मुद्दा नहीं उठाया, हमने सुप्रीम कोर्ट में डिलीमिटेशन। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कुमारिंदर, खबर को विस्तार से बताने के लिए बहुत शुक्रिया कुमारिंदर। तो ऐसे में अब बीजेपी को इस नोटिस का जवाब देना होगा, क्योंकि जो नोटिस जो है विवेक तनखा की ओर से दिया गया है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।